in quality medicines. Steris, quality that you can trust. नमस्कार, 5 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी खबरें, मगर पहले हेडलाइंस। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का बड़ा आरोप, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं किया कोई काम, अपने मंत्री पर नहीं की कार्रवाई। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से की जा रही है निगरानी, जसोला, जामिया जैसे इलाकों में छतों का लिया जा रहा जायजा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक्शन तेज, अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार, सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाने वाला असलम भी पकड़ा गया, पिस्टल बरामद। 5 मई को अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे, दिल्ली दंगों पर कहा हमें हथियार उठाने पर मजबूर ना करें, उन्हीं की भाषा में जवाब देने पर आएगा समझ। HDFC बैंक को चौथी तिमाही में हुआ बम्पर मुनाफा, नेट प्रॉफिट 23% बढ़ा, डिविडेंड पर 23 अप्रैल को हो सकता है फैसला। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की गई थी। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत करीब 9 लोग जख्मी भी हुए। हिंसा के आरोप में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। FIR के मुताबिक जब शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के C ब्लॉक के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक आदमी अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। इसके बाद ही विवाद बढ़ता गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। और इधर जहांगीरपुरी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंसा की जांच जरूरी है। जो गुनहगार है वो छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जो बेगुनाह है वो छुआ नहीं जाना चाहिए। और बेगुनाहों को हम न छूने के पक्ष में है, गुनहगार को न हम छोड़ने के पक्ष में है। चाहे जितने कौन क्या साजिश करता है, किसको नुकसान होता है, कौन अपना ही नुकसान कराना चाहता है, कौन दूसरे का नुकसान करना चाहता है, इन सब बातों पर समय होगा इन सब में जाने का। मैं सिर्फ आज इतना ही कह रहा हूं कि आज इस बात का समय नहीं है, आज शांति को स्थापित करने का समय है, आज दिल खोलकर एक दूसरे से जुड़ने का समय है, आज मरहम लगाने का समय है, आज आरोप और प्रत्यारोप का समय नहीं है। इधर जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने कहा है कि माहौल खराब करने की ये साजिश है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे सीरीज बना के हो रहा है और स्पेशली जब हमारा ये शोभा यात्रा है, पहले रामनवमी पे हुआ, तो ऐसे ही लगता है साजिश है, प्लानिंग है। फॉर गॉड सेक धर्मों के नाम पे, मजहब के नाम पे इंसानियत का कत्ल नहीं करना, अमन को ख़तरा नहीं होना चाहिए। वो सेंसिटिव एरिया है, इंतज़ाम हुए थे लेकिन कोई अगर कमी है तो आके इमीडिएटली विदाउट एनी डिले दिल्ली पुलिस ने ये कमी पूरी कर दी और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत इंटेलिजेंट वे में उसको टैकल किया। भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन रहा है और भारत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी ताकत को जुटाकर आगे बढ़ रहा है प्रगति की ओर, जो विश्व के कई देशों की निगाह में वो अटक रहा है। इसलिए आज बहुत सारे देश विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। भारत के अंदर जो विपक्षी दल हैं वो भी शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाली सरकार को किस तरह अस्थिर करें, इसके लिए वो साजिश कर रही हैं। तो इसलिए वो सहारा किसका ले रही? जो सांप्रदायिक उन्माद फैला सकते हैं, जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, या जो सांप्रदायिकता के नाम पर जो इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं, उनका सहारा लिया जाता है। और जिस तरह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं,
वो घटनाएं को संज्ञान में लिया गया, पूरे देश में समय रहते उसको कंट्रोल किया गया। इसके लिए जहां-जहां भी हुई घटनाएं उनको पुलिस ने रोका है, जहां नाकाम हुए वहां वो घटनाएं बढ़ी हैं। और देश की दिग्गज आईटी कंपनियों के कर्मचारी तेजी से नौकरी छोड़ रहे हैं। पिछली तिमाही में इन्फोसिस से नौकरी छोड़ने वालों की तादाद 27% रही। इसी तरह टीसीएस का एट्रिशन रेट भी 17% से ज्यादा रहा। इससे कंपनियों का काम तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही कंपनियों का खर्चा बढ़ गया है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी रिजाइन क्यों दे रहे हैं? क्या देश में नौकरियों की बहार आ गई है या और वजह है? पहले ये रिपोर्ट देखिए आपका। देश की आईटी कंपनियों में नौकरियों की बहार है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की दिग्गज आईटी कंपनियों टीसीएस और इन्फोसिस में एट्रिशन रेट काफी हाई पर पहुंच गया है। दोनों कंपनियों के एट्रिशन रेट चौंकाने वाले हैं। टीसीएस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के दौरान एट्रिशन रेट 17.4% रहा, जो दिसंबर तिमाही में 11.9% था। हालांकि टाटा कंसल्टेंसी ने एक साल के अंदर नौकरी देने का भी रिकॉर्ड बनाया है। एक साल के अंदर मार्च 2022 तक टीसीएस ने 1,03,546 लोगों को नौकरियां दी। ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले 40,000 ज्यादा हैं। वहीं इस तिमाही में कंपनी ने 35,209 लोगों को रोजगार दिया है। इन्फोसिस की बात करें तो मार्च तिमाही में एट्रिशन रेट 27.7% रहा, जो इसके ठीक पिछली तिमाही में 25.5% था। कंपनी के मुताबिक 21,948 नए कर्मचारियों को हायर करने के बाद उसके कर्मचारियों की कुल संख्या अब 3,14,000 हो गई है, जो दिसंबर 2021 तिमाही के अंत में 2,92,000 थी। इन्फोसिस ने इस तिमाही में करीब 22,000 लोगों को नौकरी दी। टीसीएस और इन्फोसिस के एट्रिशन रेट का लोग इस सेक्टर से निराश हैं। कारण जो भी है, ये कंपनियों के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मोबाइल और गैजेट्स की दुनिया की 10 बड़ी खबरें। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10, जिसमें हम लाते हैं आपके लिए हफ्ते की टॉप 10 टेक न्यूज़। तो चाहे मोबाइल लॉन्चेस हो या इवेंट्स हो, यहाँ पर मिलेगा आपको सब कुछ। तो चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या हुआ नया। ग्लोबल टेक ब्रांड ओप्पो ने अपनी F सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दी है। ओप्पो ने F21 Pro और F21 Pro 5G के अलावा Enco Air 2 Pro बड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। F सीरीज की सेल 21 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। F21 Pro का प्राइस है 22,999 और 5G वर्जन है 26,999 का। WhatsApp अब जल्द ही लाएगा ETA फीचर, यानी कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। जब भी आप किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो एग्जैक्टली कितनी देर में डॉक्यूमेंट अपलोड या डाउनलोड होगा, ये पता चल जाएगा। अभी ये फीचर फिलहाल एंड्रॉइड, iOS, वेब के बीटा वर्जन्स के लिए है। टेस्ला सीईओ और बिलियनियर इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए बोली लगाई है। मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए करीब 41 बिलियन से ज्यादा का ऑफर रखा है। एक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक इलॉन मस्क ने $54.20 पर शेयर का ऑफर ट्विटर के सामने रखा है। Xiaomi का प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 12 Pro 5G 27 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है। 12 Pro 5G को चाइना में ऑलरेडी मार्च में लॉन्च कर दिया गया था। ये एक टॉप एंड फीचर से लेस स्मार्टफोन होगा। स्नैपचैट पर अब आएगा डायनामिक स्टोरीज का फीचर, जिससे स्नैपचैट लवर्स अपनी डिस्कवर फीड से न्यूज को कंज्यूम कर पाएंगे। ये फीचर्स यूजर्स को रियल टाइम में अप टू डेट रखने की एक पहल है। OnePlus 10 Pro के लॉन्च के बाद अब OnePlus इंडिया में OnePlus 10R और Nord CE2 Lite 5G लॉन्च करने जा रहा है। 28 अप्रैल को OnePlus के मोर पावर टू यू इवेंट में ये दोनों फोन्स लॉन्च हो जाएंगे। जी बिजनेस को दी गई एक स्टेटमेंट में एप्पल ने बताया कि एप्पल ने अब iPhone 13 का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। अपनी डिपेंडेंसी चाइना के सप्लाई चेन से कम करने के लिए एप्पल ने ये डिसीजन लिया है।
वीवो ने लॉन्च किया अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन वीवो X Fold। इसके साथ वीवो ने X Note और वीवो पैड भी लॉन्च कर दिया है। फिलहाल ये प्रोडक्ट्स चाइना में लॉन्च किए गए हैं। ट्विटर ने अपनी पुश नोटिफिकेशन फीचर को और भी बेहतर बनाने के लिए डबलिन बेस्ड कंपनी ओपनबैक को खरीद लिया है। इस बात प्रोडक्ट करके दी। पुश नोटिफिकेशन स्पेशल ऐप मैसेजेस होते हैं जो कि एक ऐप यूजर को डायरेक्टली भेजती है। गूगल ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉइड ऐप को लॉन्च कर दिया है। ये फीचर अभी सिर्फ कुछ कंट्रीज में लॉन्च किया गया है। इस ऐप से आईफोन यूजर्स इजीली एंड्रॉइड में अपना डेटा स्विच कर पाएंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स हो गए, फोटो हो गई, वीडियोस हो गई, एक्सेट्रा। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप टेक न्यूज। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। देखते रहिए टेक टॉप 10। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया पर कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस के लिए अपने बजट में सही इन्फ्लुएंसर्स कैसे खोज सकते हैं या कौन से हैशटैग्स के साथ अपने कंटेंट के जो शुरुआती दिन है उसमें कमाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी ने बात की द टॉप स्काउट की को-फाउंडर पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो स्काई रॉकेट हुई है। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर पैसे कैसे कमा सकता है और ब्रांड को एक एजेंसी कैसे मदद कर सकती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है श्रुति गुप्ता, जो कि है को-फाउंडर टॉप स्काउट की। श्रुति, वेलकम टू जी मीडिया। सबसे पहले मेरा यही सवाल कि एक ब्रांड आपके पास क्यों आएगा जब उनको लगता है कि अरे ये मैं इन्फ्लुएंसर्स तो खुद ही थोड़ा सा सर्च करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एन एजेंसी लाइक यू? क्योंकि अभी सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है, सब लोग इन्फ्लुएंसर्स बन गए, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रांड्स टू गो आउट देयर एंड सर्च फॉर द राइट मैच कि उनकी कैंपेन के लिए कौन सबसे फिट रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम है। तो वी कम इन देयर, उधर हम आके उनको बताते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप ये कंटेंट करोगे तो आपके टारगेट ऑडियंस तक सही मैसेज पहुंचेगा। तो ऐसे में आप डीक्लटर कैसे करते हैं एक रियल इन्फ्लुएंसर जिसके पास रियल फॉलोअर्स हैं और एक इन्फ्लुएंसर जो फेक फॉलोअर्स के साथ है? We have to do all the checks. Difference is कि हम उन इन्फ्लुएंसर्स को लेते हैं जिनके साथ ब्रांड पर्सोना मैच कर रहा है, ब्रांड के जो टारगेट ऑडियंस है वो उनको फॉलो करने चाहिए। क्या क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम भी पे करेगा यूट्यूब या फेसबुक की तरह? हाँ, इंस्टाग्राम भी वो प्लानिंग कर रहा है। जैसे उनका एक प्रोग्राम है बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का खुद का प्रोग्राम है जिसके लिए क्रिएटर्स भी क्रिएट करते हैं उस एक हैशटैग के लिए, उनके एक प्रोग्राम के लिए, सो दे गेट मोनेटाइज्ड फॉर दैट आल्सो। जैसे कि भी आपने इंस्टाग्राम का एक प्रोग्राम बताया, क्या आपको और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के कुछ प्रोग्राम्स के साथ आप व्यूअर्स को एनलाइटन कर सकती हैं? ऐसे प्रोग्राम्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग हैं। जैसे यूट्यूब पे जब एक सिल्वर बटन मिलता है, एक पर्टिकुलर जब आपके सब्सक्राइबर्स बेस अचीव हो जाता है तो एक बटन मिलता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अभी जो भी और जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स आते रहते हैं जहाँ पे वो लोग एनकरेज करते हैं तो इतने एक मंथ में इतने वीडियोस बनाओगे तो दिस इज द रिवॉर्ड यू विल गेट। इधर देश में कोरोना के मामले भले ही हो गए हों, लेकिन कुछ देशों में चिंताएं बढ़ गई हैं। कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि बदलते वक्त के साथ कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन अब एक्सपर्ट्स भी मानने लगे हैं कि कोरोना कभी भी लौट सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कोरोना लगातार अपने वेरिएंट्स में बदलाव कर लोगों पर अटैक कर रहा है। ऐसे में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद तीसरी बूस्टर डोज को इससे बचाव के लिए जरूरी माना जा रहा है। कई लोग बूस्टर डोज लगवा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बूस्टर डोज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर स्थिति यही रही तो कोरोना दोबारा लौट सकता है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से बूस्टर डोज लेने की अपील की है। गुलेरिया के मुताबिक लोगों में पहले के मुकाबले कोरोना की बीमारी का डर कम हो गया है। हालांकि इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता एक समय के बाद कम हो जाती है। ऐसे में प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज लेना बेहद जरूरी है।
WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है या बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, उन पर नए वेरिएंट्स का उतना असर नहीं होगा, क्योंकि उनमें वेरिएंट्स के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। देश में लगभग 96% लोगों ने कम से कम एक कोविड वैक्सीन की खुराक ली है, जबकि लगभग 83% लोग दोनों खुराक ले चुके हैं। बूस्टर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 8 अप्रैल को करीब 1,41,000 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई, 9 अप्रैल को 1,24,000, 10 अप्रैल को 26,000, 11 अप्रैल को 2,21,000, 12 अप्रैल को 2,05,000, 13 अप्रैल को 1,67,000 बूस्टर डोज लगवाई गई। ये आंकड़े बताते हैं कि लोग बूस्टर शॉट लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा ही कोरोना की दूसरी लहर से पहले भी हुआ था। जब लोग कोरोना की गिरफ्त में आने लगे, तब उन्हें वैक्सीन का महत्व समझ में आया कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। उस समय लोगों ने लाइन लगाकर वैक्सीन की डोज लगवाई। अब बूस्टर डोज को लेकर यही लापरवाही लोगों में देखने को मिल रही है। भले ही बूस्टर डोज वायरस से पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये आपको काफी हद तक वायरस से बचाता है। अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो आप गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ते। साथ ही वैक्सीन मौत के खतरे को भी काफी हद तक कम कर देती है, इसलिए बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग के बाद लोगों का रुझान सीएनजी गाड़ियों की ओर हुआ, लेकिन अब सीएनजी की कीमतों में आग लग चुकी है। पेट्रोल और सीएनजी के दाम का अंतर काफी कम हो गया है। ऐसे में नई कार खरीदने वाले दुविधा में हैं कि आखिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी में से किस वेरिएंट की गाड़ी खरीदें जो किफायती हो। किफायती के तौर पर अभी तक सीएनजी को पेट्रोल डीजल का सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है, लेकिन अब तो सीएनजी की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल और सीएनजी की कीमतों का अंतर महज 20 रुपए के आसपास आ गया है। जिन कार खरीदारों का पहले सीएनजी की ओर रुझान था, अब वो इसकी कीमतों को देखते हुए सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर उन्हें कौन सी कार खरीदनी चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं, उसे देखते हुए इसकी कीमतों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। 24 मार्च को दिल्ली में सीएनजी 59.5 रुपए के करीब था। 7 अप्रैल को ये कीमत 69 रुपए को पार कर गई और फिलहाल इसकी कीमतें 72 रुपए के करीब आ चुकी हैं। यानी महज 20 दिन में सीएनजी 13 रुपए महंगा हुआ है। यही हाल मुंबई का भी है। सीएनजी 72 रुपए प्रति किलो है और यहाँ भी महज एक हफ्ते में इसकी कीमतें 12 रुपए बढ़ी हैं। लेकिन गुजरात में तो सीएनजी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये 79.5 रुपए के आंकड़े के पार है। मुंबई में तेल की कीमतों के आधार पर के बीच मुंबई में पेट्रोल 120 रुपए के पार है। ऐसे में 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाली पेट्रोल कार की रनिंग कॉस्ट प्रति किलोमीटर 9 रुपए 27 पैसे आती है, तो वहीं डीजल कार 16 का माइलेज देती है और यहां डीजल की कीमत 104 रुपए के करीब है। ऐसे में डीजल की रनिंग कॉस्ट 6.5 रुपए बैठती है। वहीं सीएनजी की बात करें तो 20 की माइलेज से सीएनजी कार की रनिंग कॉस्ट 3.25 रुपए के करीब बैठती है। सीएनजी महंगी होने के बाद भी रनिंग कॉस्ट के मामले में अभी भी किफायती है। अगर सालाना खर्च की बात करें तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कार को अगर सालाना 5,000 किलोमीटर चलाते हैं तो पेट्रोल कार का खर्च 46,500 के करीब बैठता है, डीजल कार का 32,500 रुपए और सीएनजी पर यह खर्च 18,000 बैठता है। लेकिन कार की कीमतें देखें तो सीएनजी कार पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी होती हैं और इसका मेंटेनेंस भी महंगा होता है। ऐसे में जबकि सीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन ईवी के साथ दिक्कत यह है कि आप लंबी दूरी की यात्रा इससे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके चार्जिंग पॉइंट को लेकर समस्या बनी हुई है और ईवी मॉडल्स काफी महंगे भी हैं। तो क्या महंगी होती सीएनजी के बावजूद लोगों का सीएनजी कारों को लेकर आकर्षण बना रहेगा या लोग ईवी की ओर रुख करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बच्चों के फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए इन्हें पुकारने के लिए गोलू, मोलू, चश्मिश, ठिगना या भोलू जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका बुरा असर बच्चों के दिलो दिमाग पर पड़ता है। कई बार ऐसी नासमझी बड़े भी कर बैठते हैं। नतीजतन बॉडी शेमिंग के शिकार बच्चे कई बार मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं। बच्चों में आपस में अक्सर
एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए या कई बार मजाक में मोटा मोटी, ठिगना, कालू काली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते सुना जा सकता है। बच्चों की शारीरिक बनावट और उनके ढील ढाल को देखते हुए ऐसे बॉडी शेमिंग शब्द जाने अनजाने उनकी मानसिकता पर बुरा असर डालते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बॉडी शेमिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके जरिए लोग सामने वाले को उसके बॉडी के शेप और साइज पर क्रिटिकल कमेंट या मजाक उड़ा देते हैं। आमतौर पर ऐसे कमेंट्स सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। खासकर ऐसे कमेंट्स मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक तौर पर घातक साबित तो होते ही हैं, बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बॉडी शेमिंग के शिकार बच्चे कई बार अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं और तनाव में रहने लगते हैं। बच्चे तो बच्चे, कई बार बड़े भी प्यार दुलार में गोल मटोल बच्चों को गोलू मोलू कहकर पुकारते हैं। साथ ही सलाह भी देते हैं कि कम खाया कर वरना गुब्बारा बन जाएगा। शुरुआती दौर में ये महज मजाक लगता है, लेकिन बार बार ऐसे शब्द सुनकर बच्चे के मन में ये बात बैठ जाती है कि वो अपने मोटापे के चलते हंसी का पात्र बन रहा है। ऐसे में बच्चा किसी मेहमान के घर आने पर उनके सामने नहीं आता और अकेला रहना पसंद करता है। ऐसी घटनाएं बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। इससे उनमें चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन न लगना, एकाकीपन और सामाजिक अलगाव जैसे लक्षण उभर सकते हैं। बॉडी शेमिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुंबई के ऑर्चिड ग्रुप ऑफ स्कूल ने एक अच्छी पहल की है। ग्रुप ऑफ स्कूल देश भर में अपने स्कूलों में 7वीं क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हफ्ते में एक दिन 35 से 40 मिनट का वर्कशॉप चला रहा है, जिसमें बच्चों को बॉडी शेमिंग से निपटने, आपस में टीज न करने जैसे मुद्दों पर गाइड किया जा रहा है। बच्चे काउंसलर को अपने फीडबैक भी दे रहे हैं और ऐसे मामलों में सलाह भी मांग रहे हैं। काउंसलिंग में बच्चों को समझाया जा रहा है कि वो जैसे दिखते हैं उसी रूप में खुद को स्वीकार करें। उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जा रहा है। साथ ही बच्चों को दूसरे बच्चों का सम्मान करना सिखाया जा रहा है ताकि वो दूसरे बच्चों को न चिढ़ाएं। खासकर लड़कियां बॉडी शेमिंग की ज्यादा शिकार होती हैं। ऐसे में वर्कशॉप में उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बॉडी शेमिंग से निपटने का सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है। दूसरों की बातों की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और उसमें पेरेंट्स को बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं अमरनाथ शिवलिंग का पहला वीडियो सामने आया है। इसमें पवित्र अमरनाथ गुफा और आसपास के क्षेत्र को भारी बर्फ से ढके देखा जा सकता है। 30 जून से अमरनाथ की पावन यात्रा शुरू होगी। बाबा बर्फानी का दरबार सज चुका है। बाबा के भक्त भी दर्शनों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वैसे बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने में करीब 2.5 महीने का समय बाकी है, लेकिन इस पवित्र गुफा के अंदर शिवलिंग का पहला वीडियो सामने आ गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया गया है। इससे 2 दिन पहले बाबा अमरनाथ की पहली तस्वीर भी सामने आई थी। कुछ भक्त पहले ही पवित्र गुफा तक जाने में कामयाब हो चुके हैं। उनका कहना है कि अभी भी गुफा और आसपास के इलाके में काफी बर्फ मौजूद है। बाबा बर्फानी का आकार भी काफी बड़ा है। इस साल की अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होनी है। कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा 2 साल बंद रही, लिहाजा इस बार 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन की उम्मीद की जा रही है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात करते हैं बिजनेस ऑफ सिनेमा की। जी हां, जिस तरह से साउथ की फिल्में अपना दबदबा बॉक्स ऑफिस पर दिखा रही हैं, उनकी ताजा नजीर, ताजा उदाहरण बना है KGF चैप्टर 2, जो कि एक के बाद एक नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है। कन्नड़ा सुपरस्टार यश पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं।
उनके स्टाइल, उनके एक्शन, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस से लेकर इमोशन तक पर दर्शक तालियां बजा रहे हैं। थिएटर्स में मानो दिवाली बनाई जा रही है। KGF 2 बॉक्स ऑफिस का नया सुल्तान है। वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। पूरी दुनिया में KGF कमाई के बड़े बड़े कीर्तिमान बना रही है। दुनिया भर में ये फिल्म महज 3 दिनों में 400 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। 3 दिनों में इसने 419 करोड़ के पार कमाई कर ली है। अकेले हिंदी में यश की फिल्म ने 143 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। हिंदी में गुरुवार को जहां फिल्म को लगभग 54 करोड़ के लाख रहा, वहीं दक्षिण के राज्यों में भी फिल्म धमाल मचा रही है। साउथ स्टेट्स में 3 दिनों में 274 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। रविवार को भी लगभग पूरी दुनिया में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। 70 से 80% थिएटर्स में लगभग सभी शोज फुल हैं। ऐसे में आसानी से ये फिल्म पूरी दुनिया में 500 करोड़ के पार सिर्फ ओपनिंग वीकेंड में निकल जाएगी, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रशांत पांडे, जी मीडिया। और पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में इमरान खान के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। विधायकों ने डिप्टी स्पीकर पर लोटा फेंकने के बाद थप्पड़ मारे। ये है पाकिस्तान के पंजाब की असेंबली यानी विधानसभा। यहां घमासान मचा हुआ है। सदन के प्लास्टिक के लोटों से हमले हो रहे हैं। असेंबली के डिप्टी स्पीकर को निशाना बनाकर लोटा फेंका जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पर लोटों की बौछार कर दी गई। यही नहीं, डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ भी जड़ दिए गए। पंजाब असेंबली में हंगामा तब बरपा जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पंजाब के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बुलाए गए सत्र के लिए अध्यक्षता करने पहुंचे थे। डिप्टी स्पीकर के पहुंचते ही इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विधायकों ने लोटे फेंकने शुरू कर दिए। लोटों की बौछार को देखकर सुरक्षा कर्मियों ने डिप्टी स्पीकर को घेर लिया, लेकिन लोटों से हमले जारी रहे। कुछ विधायक डिप्टी स्पीकर तक पहुंच गए। कुछ विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ भी मारा। कुछ ने उनके बाल भी खींच लिए। सदन में हालात को बिगड़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने डिप्टी स्पीकर को तुरंत बाहर निकाला। हंगामे की वजह से पंजाब असेंबली की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।